सो हेलो एवरीवन, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ आवर विजन सीरीज। उम्मीद करता हूँ आप जो है पहला लेक्चर जो देख के आ रहे होंगे, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ आइडिया रहेगा कि अभी हम करके आ रहे हैं और कुछ चीज़ हमने पहले कवर की थी उसको कैसे अभी हम रिलेट कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जिसमें कि आपको क्रॉप आइडेंटिफाई करनी है इस इन्फॉर्मेशन की मदद से। इसमें कह रहा है कि दिस इज अ स्टेपल फूड क्रॉप। देखो, जब भी स्टेपल आ जाए स्टेपल से याद रखना आपका आंसर राइस होगा हमेशा। स्टेपल का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, हर किसी के पास राइस इजीली देखने को मिल जाता है, हर कोई खा सकता है आराम से। बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो भी होता है। खरीफ क्रॉप है, बहुत हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा की इसको बारिश चाहिए होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी के अंदर उगाया जाता है। ठीक है, तो राइस सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि अभी जो एजेंसी है गवर्नमेंट की, नीति आयोग, नीति आयोग का पहले नाम क्या था? प्रीसीडिंग मतलब इससे पहले वो क्या कहलाती थी? इससे पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था नीति आयोग की जगह पे। ठीक है, प्लानिंग कमीशन करता क्या है कि हमारे देश के लिए कुछ इकोनॉमिक गोल्स बनाता है कुछ सालों के लिए, जैसे 5 ईयर्स के लिए बनाता है। ठीक है, 5 ईयर प्लान होता था। ठीक है, तो वो बनाता है 5 साल के लिए और उसमें डिसाइड करते थे कि अपना देश जो है किन किन चीज़ों पे जो ध्यान दे रहा होगा, कौन कौन सी चीज़ें ग्रो कर रही होंगी हमारी कंट्री के अंदर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जब कह रहे हैं कि 4 फैमिली दे रखी है लोकेलिटी के अंदर और सबकी इनकम बता रखी है 6,000, 4, 7, 3,000। ठीक है, तो आपको एवरेज इनकम निकलेगा। एवरेज मतलब मैथ्स करना, आपको एवरेज निकालना आता है। तो 6, 4, 10, 7, 17, 3, 20, 20,000 हो गया। और कितनी फैमिली? 4 फैमिली, काट दो कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच हो रखा, करेक्टली पूछा है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या मनी लेंडर्स आते हैं? बिल्कुल गलत है ये। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर प्रीस्ट कहाँ से आ गया? तो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। टर्शरी सेक्टर सर्विस सेक्टर होता है, बैंक का काम है, बिल्कुल सही, सर्विस सेक्टर हमारा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गार्डनर, कोई मतलब नहीं, गलत आंसर है ये। अगला टॉपिक यहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट क्या होता है? तो देखो, इंडिया जो एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, इंडिया के अंदर क्या पावर की शेयरिंग हो रखी है। अब पावर डिवाइड हो रखी है किसके बीच में? सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका डिफेंस का काम है, फॉरेन का काम है, एजुकेशन का काम है, पुलिस का काम है। तो वो सारे टॉपिक जो किसके अंडर आएंगे, कौन इसके ऊपर ध्यान देगा, ये हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, क्योंकि हमारा फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और जो डिवीजन हमने किया ये 7th शेड्यूल की मदद से किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट है, स्टेट है और कंकरेंट है। यूनियन मतलब होता है इसके अंदर केंद्र सरकार देखती है सब कुछ। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सारा मामला सुलझाती है, इसको यूनियन बोलते हैं, सबसे ऊपर मान लो इसको। ठीक है, इसके अंदर टोटल 100 सब्जेक्ट है और नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हमारे पूरे राष्ट्र के लिए इन पॉइंट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि डिफेंस हमारे पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉरेन अफेयर्स हमारी दूसरे देशों के रिश्ते कैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया। ठीक है, तो सब कुछ यूनियन लिस्ट के मैटर है हमारे। इसके अंदर किसी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, यानी कि जो काम है यूनियन खुद संभाल लेगा, कोई भी इसके बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। बात करते हैं स्टेट लिस्ट की, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, अब स्टेट गवर्नमेंट ही काम करती है। यहाँ पे 61 सब्जेक्ट है टोटल और स्टेट लेवल पे इसकी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, पब्लिक हेल्थ सेक्टर हो गया। याद रखना, पुलिस अगर दिल्ली की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो दिल्ली में जो पुलिस है वो स्टेट के अंदर नहीं, वो यूनियन के अंदर ही आती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता, स्टेट का काम स्टेट संभालेगा। कनकरेंट की बात करें तो ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कि दोनों ही काम कर सकते हैं, सेंटर भी बात कर सकता है, स्टेट भी बात कर सकते हैं। टोटल 52 सब्जेक्ट है इसके अंदर, तो कॉमन इंटरेस्ट है, यानी दोनों ही लोग जो बात कर सकते हैं। एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मैरिज हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गया। ठीक है, मैरिज इंपॉर्टेंट है, मैरिज के ऊपर भी क्वेश्चन पहले पूछा गया था। अगर यहाँ पे मान लो स्टेट कुछ और बात बोलता है, यूनियन कुछ और बात बोलता है, तो स्टेट और यूनियन में से ऊपर कौन है, बड़ा कौन है? यूनियन है, इसलिए यहाँ पे यूनियन की बात जो है सुनी जाएगी। उसके अलावा कुछ हमारे रेसिडरी सब्जेक्ट होते हैं। रेसिडरी मतलब क्या होते हैं कि ऐसे मैटर जो कि ना तो यूनियन में, ना तो स्टेट में, ना तो कंकरेंट में लिखे हैं, वो बच्चे कुछ मैटर आ गए हमारे। जैसे कि अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, ई कॉमर्स हो गया, जो भी अपनी डिजिटल दुनिया है, एआई हो गया, अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर लॉज है, ये सारी चीजें जो है नई नई चीजें निकल के आ रही हैं। ना हमने इसको यूनियन में डाला, ना स्टेट में डाला, ना कंकरेंट में, क्योंकि ये चीजें नई है और अपग्रेड होती रहती है समय के साथ साथ, तो इनको हमने रेसिडरी लिस्ट के अंदर डाला है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, जितना भी डिजिटल काम है आपका वो सारा का सारा रेसिडरी के अंदर ही आता है। यहाँ पे इसके ऊपर एक मैचिंग कर लेते हैं जो कि पूछी गई थी आपसे। सब्जेक्ट दे रखे थे, लिस्ट दे रखा था। ई प्रोग्रामिंग की बात करें, प्रोग्रामिंग कैसा है? एक डिजिटल चीज है, डिजिटल मतलब रेसिडरी के अंदर आएगा, यानी कि पहले का फोर्थ होना चाहिए। तो पहले का फोर्थ किस में? ए में है, बी में है और सी में और डी वाले ऑप्शन में है। बी वाले में तो नहीं थी, बी वाला ऑप्शन पहले गलत हो गया। पुलिस किसके अंदर आती है? पुलिस आपकी स्टेट के द्वारा कंट्रोल होती है, तो सेकंड का थर्ड होना चाहिए, जो कि इस वाले ऑप्शन के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पूरा सही हो गया। बाकी देख लो यार, थर्ड का 1, यानी कि एजुकेशन आपका कंकरेंट के अंदर आता है, बिल्कुल सही बात है। डिफेंस आपका यूनियन के अंदर आता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है जिसमें कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है हमारे इंडिया का, वो पॉलिटिकल पार्टीज के रिकॉग्निशन में किस तरीके से काम करता है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरीके से पहचानता है। तो देखो, मान लो आपने कोई सी भी सरकार बनाई, आप ऐसा तो होता नहीं कि सरकार बनाया कॉन्टेस्ट मतलब इलेक्शन में लड़ने लग गया आप, ऐसा नहीं होता। पहले आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर करवाने जाओगे किसके पास? इलेक्शन कमीशन के पास, और फिर वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, उसके बाद आप इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। ग्रांटिंग रिकॉग्निशन, तो जो भी आपको पहचान मिलेगी कि आपकी जो सरकार है, क्या वो एक नेशनल पार्टी है, क्या वो एक स्टेट पार्टी है। नेशनल मतलब पूरे इंडिया में वो चुनाव लड़ सकती है, स्टेट मतलब से एक राज्य के अंदर चुनाव लड़ेगी। ये भी कौन डिसाइड करता है? ये भी हमारा इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। कैसे? पहले आप इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, आपको कितने वोट मिले,
आपने कितनी सीटें जीती है उसके अकॉर्डिंग आपकी सरकार को मतलब जज किया जाएगा, आपकी जो पार्टी होगी। अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स, आप देखते हो सिंबल होता है, किसी का कमल होता है, किसी का झाड़ू होता है, किसी का हाथ होता है। तो ये सब कुछ जो भी सिंबल्स वगैरह ये भी कौन देता है? हमारा इलेक्शन कमीशन देता है। ठीक है, ये हमारे कुछ रिजर्व सिंबल्स हमारे यहाँ पे जो कि रिकॉग्नाइज पार्टीज को मिल जाते हैं। ठीक है, जिससे कि वोटर्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। और जो अनरिकॉग्नाइज पार्टीज हैं, ठीक है, उनको कई बार फ्री सिंबल्स भी दे दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई सा भी सिंबल उठा के दे देंगे उनको, जैसे बहुतों का देखते हो फुटबॉल, मतलब कुछ भी हो जाता, चम्मच वगैरह। अगर आपको थोड़ा आइडिया पॉलिटिक्स का, तो लोकल पार्टीज बहुत सारी हैं जिनके ऐसे अजीब अजीब से सिंबल्स होते हैं। उसके अलावा मॉनिटरिंग इलेक्शन परफॉर्मेंस, ठीक है, इलेक्शन परफॉर्मेंस दिखती है वहाँ पे। ठीक है, कि कोई सी भी पार्टी जो कैसे परफॉर्म कर रही है इलेक्शन के अंदर, ये सारा मेंटेनेंस कौन करेगा? हमारा इलेक्शन कमीशन करेगा। और विड्रॉवल भी देखती है। विड्रॉ मतलब मान लो कोई सी पार्टी जो कि उनके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही, तो उसको हटा भी देंगे वहां से। उसके अलावा फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी जितना भी अपना इलेक्शन होता है, ठीक है, वोटिंग होती है, उसका जो रिजल्ट आता है, सब कुछ फेयर तरीके से होना चाहिए। इसको हम एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जानते हैं, जहाँ पे पूरे प्रोसेस जो फॉलो होता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। इसका मतलब है इंटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसका मतलब जहाँ एक ऐसा लैंड है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। क्यों? लोगों के नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो हाई पॉपुलेशन जहाँ पे है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है लैंड पे, तो उनको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा खाना चाहिए कैसे उगाएंगे? बहुत सारे केमिकल डाल के। ठीक है, तो बहुत सारे बायोकेमिकल इनपुट डालते हैं, जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बन सके और ज़्यादा हम जो है उसका रिजल्ट आउटपुट ले पाए लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें कह रहा है कि यूरोपियंस जो है अमेरिका क्यों जाने लग गए थे 19th सेंचुरी के अंदर, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पहला रीजन है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो यूरोपियंस जो थे ना, यूरोप के लोग थे, उनको इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे थे। उनका इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट था, उनको कम पैसे मिलते थे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करने लगे, बेटर जॉब के चक्कर में कि अच्छा पैसा कमाना, अच्छा उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो कहाँ जाने लगे? अमेरिका जाने लगे। पहला रीजन ये। दूसरा, क्रॉप फेलियर्स एंड फेमाइंस। क्रॉप फेलियर का मतलब क्या? बहुत सारी क्रॉप्स वहां पे लगातार फेल हो रही थी, जिसकी वजह से खाने की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। और फेमाइन का मतलब क्या? देखो, फेमाइन मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे एक्सट्रीम स्कार्सिटी, एक्सट्रीम मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में खाने की कमी हो जाती है। उससे क्या होगा कि स्टारवेशन आएगी, भूखमरी बढ़ेगी, माल न्यूट्रिशन, लोगों की डेथ होगी, बहुत बड़ी मात्रा में माइग्रेशन होगा, लोग उस जगह को छोड़ के जाने लग जाएंगे। कॉमन सी बात है। ठीक है, तो बार बार क्रॉप फेलियर होता है, तो इससे क्या हो जाता है? फेमाइन, उस कंडीशन को बोला जाता है। बेसिकली इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको लिखना है अगर एग्जाम में आता है तो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आयरिश पोटैटो फेमाइन फोर्स थाउजेंड्स टू माइग्रेट। इसका मतलब क्या है? मिड 19th सेंचुरी के टाइम पे पोटैटो क्रॉप जो थी आयरलैंड के अंदर, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। किससे? एक डिजीज की वजह से। वो बीमारी कौन सी थी? पोटैटो ब्लाइट। पोटैटो ब्लाइट की वजह से पोटैटो की क्रॉप्स पूरी खराब हो गई थी, इसकी वजह से लगभग 1 मिलियन से ज्यादा लोग मर गए थे। और बहुत सारे लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ कदम बढ़ा लिए थे, यानी कि अमेरिका की तरफ। ठीक है, तो यही भी एक कारण है, इसकी वजह से यूरोपियन माइग्रेशन बहुत बड़े स्केल पे हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी पोटैटो वाला याद रखना है। उसके अलावा रिलीजियस परसिक्यूशन, कुछ ग्रुप जो थे, ठीक है, वो रिलीजियस इनटॉलरेंस यानी कि धर्म के बेसिस पे, और वैसे भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था यूरोप के अंदर, तो वो इस वजह से भी छोड़ छाड़ के चले गए वहां से। उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रेवोल्यूशंस और पॉलिटिकल जो भी मुद्दे चल रहे थे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, वो भी उनके लिए सही नहीं था, मतलब स्टेबल नहीं था मुद्दा वहां पे, इसीलिए वो यूरोप को छोड़ के जा रहे थे। ये भी एक रीजन है। उसके अलावा अमेरिका के अंदर जो लैंड थी वो काफ़ी सस्ती थी, तो अमेरिका जो है मतलब फर्टाइल लैंड थी वहाँ पे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा थी, जिससे कि फार्मर्स और लेबर्स भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए वहाँ पे, कि वहाँ पे अच्छा खासा काम हमें करने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एमसीक्यू है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी परचेज थ्रू मनी। इसमें से कौन सी चीज पैसे के द्वारा नहीं खरीद जा सकती? ठीक है, पैसे से आप क्या नहीं खरीद सकते? फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, बीमारियों से पूरी तरह से आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी मनी के थ्रू। तो ये तो नहीं हो सकता ना, आप पूरी प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हैं? तो वन वाला हमारा इसमें होना चाहिए सही। अब पॉल्यूशन फ्री एटमोसफेयर, पॉल्यूशन से बचने वाला फ्री एटमोसफेयर आपको नहीं मिल सकता। हाई क्वालिटी एजुकेशन आप पैसे से खरीद सकते हो, लग्जरी होम भी खरीद सकते हो, यानी कि 1 एंड 2 इसका सही आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक एमसीक्यू यहाँ पे, जहाँ पे कह रहे हैं कि यूरोपियंस जो है अमेरिका क्यों जा रहे थे 19th सेंचुरी के अंदर। अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, तो एमसीक्यू तुम आराम से कर ही देंगे, जिसमें कि आपको करेक्ट रीजन चूज करना है इसमें से। तो पॉवर्टी और डिजीज, बिल्कुल सही बात है, गरीबी भी थी वहाँ पे, बीमारी भी फैल रही थी, पोटैटो वाली बात बताइए आपको। उसके अलावा ड्यू टू रश, गोल्ड रश, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंच रिवोल्यूशन से बचने के लिए, फ्रेंच रिवोल्यूशन का टॉपिक कहाँ से आ गया, कोई लेने देने नहीं इस बात का। वियतनाम वॉर के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पॉवर्टी एंड डिजीज का सही आंसर होगा 19th सेंचुरी के टाइम पे, याद रखना यूरोपियंस अमेरिका क्यों गए थे। उसके अलावा एक और यहाँ पे एमसीक्यू जिसमें कह रहे हैं कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कंकरेंट लिस्ट के अंदर कौन कौन से मुद्दे आते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो कंकरेंट के अंदर क्या जो दोनों बात कर सकते हैं, दोनों बात किस पे कर रहे थे? पढ़ाई लिखाई भी बात कर रहे थे, एजुकेशन बात कर रहे थे, फर्स्ट बात कर रहे थे, शादी में बात कर रहे थे, है ना? तो मैरिज, ये देखो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे, बाकी तीन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे हमारे। रबी क्रॉप्स क्या होती है? देखो रबी क्रॉप्स, रबी रबी से क्या याद रहे? रबी मतलब सूर्य। ठीक है, जब सूरज निकलता है आपका,
तो सूरज आपका कब अच्छे से निकलता है? अप्रैल मई के टाइम पे निकलता है। जिस टाइम पे निकलता मतलब निकालते हैं यानी कि हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल मई के अंदर, और लगाते हैं इसको ठंड के टाइम पे लगे जाते हैं अक्टूबर नवंबर के अंदर, ठीक है। इसको वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, गर्म क्लाइमेट चाहिए होता है, जिससे कि सीड्स जर्मिनेट कर सके, ठीक है। और कोल्ड क्लाइमेट भी इसको चाहिए होता है इसकी ग्रोथ के लिए, यानी कि दोनों ही चाहिए होते हैं इसके लिए बेसिकली। इसकी क्रॉप्स हमें याद रखनी है कौन कौन सी, वैसे तो बहुत सारी लिखी है, पर जरूरी नहीं है वो बहुत सारी याद हो, और थोड़ी बहुत याद रहेंगे तो चल जाएगा काम आपका। इंपॉर्टेंट पता होना, जैसे वीट पता होना चाहिए, वीट हो गया, ठीक, ग्राम हो गया आपका, पी पता होना चाहिए, पोटैटो पता होना चाहिए, टोमेटो, ठीक है। और कुछ ऑयल सीड जैसे कि रैपसीड हो गया, सनफ्लावर से समय, मस्टर्ड, ठीक है, ये सब कुछ रबी क्रॉप्स के अंदर आता है। खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो खरीफ क्रॉप जो होती है हमारी जून जुलाई के टाइम पे लगाई जाती है, जब रेन शुरू हो जाती है, बारिश, यानी कि मानसून क्रॉप भी इसको बोला जाता है, बारिश के टाइम पे लगाया जाता है खरीफ क्रॉप, ऐसा आप याद रखेंगे इसको। इसको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, यानी जिस टाइम पे हम इसको लगाने जा रहे हैं रबी को, उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं खरीफ क्रॉप को। इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है, और गर्म वेदर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो राइस है, हमारा खरीफ क्रॉप है, ठीक है। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मेज हो गया, कॉटन ग्राउंडनट, जूट, शुगर केन, टर्मरिक, पल्सेस, पल्सेस होगी, दाल वगैरह हो गया मेरे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों डिफरेंसेस आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको डिफरेंस पूछेगा, लेकिन आपसे एग्जांपल्स के थ्रू पूछ सकता है। मतलब कोई सी आपको क्रॉप दे देगा तो उसके अंदर अगर एक हिंट दे दिया कि रबी है खरीफ है, तो आप पढ़ते ही उसको अंदाजा लगा सकते हैं ना कि वो कौन सी क्रॉप होगी या किस टाइप की होगी, तो आप इजीली उसका आंसर कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसमें क्या रहेगी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल जो हुई थी 1832 के अंदर, ठीक है, उसके चलते हुआ क्या था, जो ग्रीस था हमारा वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था, यानी खुद एक नेशन बन गया था। तो कैसे बना था, इसके पीछे का क्या कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये जो ट्रीटी हुई थी हमारी, इसकी वजह से ग्रीस हमारा एक इंडिपेंडेंट नेशन हमारा बन चुका था, स्टेट बन चुका था, ठीक है। और हुआ क्या था, उनका बहुत लंबा स्ट्रगल चल रहा था पहले से, किसके खिलाफ, ऑटोमान एम्पायर के खिलाफ। ऑटोमान एम्पायर का पहले कब्जा था, तो उसके खिलाफ उनका बहुत लंबा स्ट्रगल चला यहाँ पे। तो समझते हैं किस तरीके से, पहले तो यार ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ सवर्निटी हुई थी। सवर्निटी मतलब क्या होता है कि उनका खुद की मतलब पावर आ जाए किसी स्टेट के पास, मतलब कोई बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगा, वो खुद ही उस पर रूल करेंगे पूरा, ठीक है। तो ऑटोमान सुल्तान जो था उसने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया था इस बात को कि ग्रीस जो है एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट किंगडम बन जाएगा, और इस पर अब ऑटोमान का रूल नहीं रहेगा, ठीक है। इससे क्या हुआ कि ग्रीस को पूरा पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल गया, पहली बात। दूसरी बात, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मोनार्की। अब इस ट्रीटी के चलते हुआ क्या, इसके अंदर हेरिडेटरी मोनार्की लागू हुई, यानी जो पहले से राजा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके बाद कौन बनेगा वैसे हम चूज करते हैं, उसको हेरिडेटरी बोलते हैं। तो प्रिंस ऑटो था बavaरिया का, ठीक है, जो कि बाद में कहाँ का बन गया था, ग्रीस का बन गया था, ठीक है। बवेरिया से कहाँ का बन गया था, ग्रीस का बन गया था। और इसको हम फर्स्ट किंग भी बोलते हैं, मतलब पहले किंग था ग्रीस का। ऐसा क्यों किया गया था, जिससे कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस जो ग्रीस को मिल पाए एक नया स्टेट बनने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा डिफाइंड बाउंड्रीज, अब कोई सा भी स्टेट बनेगा तो उसकी बाउंड्री होगी ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, इतना पार्ट जो ग्रीस है, किसी को तो बोला जाएगा, तो बाउंड्री भी डिफाइन की जाएगी, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या की, अपनी बाउंड्री फिक्स करी वहाँ पे। उसके अलावा इंटरनेशनल गारंटी, यानी कि अब ऐसा तो है नहीं कि अब इसको बना दिया स्टेट, लेकिन आगे क्या गारंटी, किसी ने कुछ कर दिया इसके साथ तो यहाँ पे कुछ बहुत मतलब सुपर पावर्स थे यूरोप के, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया। इन लोगों ने गारंटी ली थी कि यार हम मतलब इस बात की गारंटी लेते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसको डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन दी थी कि हम देख लेंगे अगर आगे कुछ होता है तो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट कैसे बना सकते हैं रूरल एरियाज के अंदर, गांव के इलाकों में, एक्सप्लेन करना एग्जांपल से। तो देखो गांव के इलाकों में अगर आपको इंप्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ाना है तो पहला काम क्या हो सकता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर को और ज्यादा डेवलपमेंट किया जाए, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ठीक है। फार्मिंग मेथड्स को इंप्रूव करना, ठीक है, और एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, जिससे कि ज़्यादा जॉब वहाँ पे बन सके। जैसे कि डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग का एग्जांपल किसमें देखने को मिलता है, अमूल का। अमूल ने क्या किया, अमूल जो है प्रोवाइड करता है बहुत सारी रूरल फैमिलीज को इनकम प्रोवाइड करता है अच्छी खासी वहाँ से, मतलब डेयरी का जो उनका पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको पता है, दूध वगैरह आता है उसका, ठीक है। फिश फार्मिंग होगी, पोल्ट्री हो गया, बी कीपिंग हो गया, इससे आपकी एडिशनल एम्प्लॉयमेंट हो सकती है लोगों के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करना, जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके। तो ये सब कुछ आप इसके लिए बता सकते हैं एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, इंप्लॉयमेंट अगर बढ़ाना है तो। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि घर पे ही बैठ के लोग काम कर सकते हैं, विलेज इंडस्ट्रीज बनाई जा सकती है, जिससे कि लोकल जॉब्स बहुत सारी क्रिएट हो सकती है, जैसे कि हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री होगी, ठीक है। खादी का प्रोडक्शन प्रमोट किया गया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा, ठीक है, जैसे कि कारीगरों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली थी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना, जैसे कि अचार हो गया, जैम हो गया, ठीक है, आटे की मिल लगाना, ठीक है। उससे क्या होता है कि वहाँ पे विमेन और यूथ को जो वहाँ पे काम करने का मौका मिल सकता है रूरल एरियाज के अंदर।
तीसरा है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, रोड अच्छे बनाना, स्कूल अच्छे करना, इरिगेशन कैनाल्स लगाना, स्टोरेज फैसिलिटीज अच्छी करना। ठीक है, वहाँ पे टेम्परेरी और परमानेंट जॉब्स दोनों प्रोवाइड कराना वहाँ पे। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मनरेगा। क्या था ये? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, जिसमें कि 100 दिन का रोजगार जो है बोला गया था कि प्रोवाइड करवाया जाएगा लोगों को। ठीक है, कहाँ पे? रूरल हाउस होल्ड में, यानी कि जो गाँव के इलाके वहाँ पे। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट में ध्यान देना जरूरी है। ज़्यादा स्किल होगी लोगों के पास, जब भी वो अच्छी खासी जॉब कर पाएंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी ले पाएंगे। ठीक है, जैसे कि उनको कारपेंटर का काम सिखाना, टेलरिंग काम सिखाना, मोबाइल रिपेयर करना, कंप्यूटर स्किल्स पे काम करना। ठीक है, और गवर्नमेंट स्किल्स प्रोग्राम भी चलते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके तहत कोई बच्चा रजिस्टर करके स्किल सीख सकता है। उसके अलावा प्रमोशन ऑफ रूरल टूरिज्म। ठीक है, और रूरल टूरिज्म को बढ़ाना। अब जैसे गांव में टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? कॉमन सी बात है, बहुत जगह टूरिज्म नहीं होता, लेकिन कुछ जगह होता है। जैसे कि विलेज टूरिज्म बात करें तो राजस्थान के अंदर और केरल के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, जिससे वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा अर्न करने का मौका मिलता है। तो इको टूरिज्म बढ़ाना, इको फ्रेंडली और कल्चरल टूरिज्म को बढ़ाना। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी मतलब जैसे बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, उनको गाइड करना, उनके लिए हैंडीक्राफ्ट्स बनाना, तो इससे भी पैसे जो है कमाए जा सकते हैं और अच्छा इंप्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। स्टार्टअप्स के लिए सपोर्ट करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, जैसे कि लोन्स प्रोवाइड कराना गांव के लोगों को, फाइनेंशियल सपोर्ट देना उनको, जिससे कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ सके। जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, वो छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड कराती है किसको? रूरल एंटरप्रेन्योर्स, यानी गाँव से कोई निकलता है तो उसको। ठीक है, बाकी देखो स्कीम्स बहुत सारी होती है, काम कर रही है नहीं कर रही है अच्छी रेट में, आपको भी सच्चाई पता रहती है। हम सिर्फ आंसर के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, तो उससे हमें जज करना है सिर्फ। तो इस स्कीम की हम बात ही कर लेते हैं। अभी हमने देखा था कि 100 दिन का काम मिलता है इसके अंदर गारंटेड। ठीक है, ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2005 के अंदर, इंप्लीमेंट हुई थी 2006 के अंदर, यानी 1 साल बाद। इसके अंदर क्या रहता है कि वर्क जो भी मिलेगा आपको 5 किलोमीटर की रेडियस में मिलेगा, यानी इससे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको काम करने के लिए। इसके अंदर बोला गया था कि 1/3 जो बेनिफिशियरीज यानी कि 33.3% हो गया अप्रॉक्सीमेटली, कि हर 100 में से 33 तो कितनी होंगी? विमेंस होंगी। इसके अंदर विमेंस को कंसिडर किया जाएगा। अगर काम 15 दिन के अंदर नहीं दिया जाता है तो आपको अलावेंस मिलेगा, यानी कि पैसा दिया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं कि आखिर ये स्कीम लाई की होगी। तो 100 दिन का गारंटेड आपको वेज मिलेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का। और इसके अलावा मतलब रूरल हाउस होल्ड के लिए इतना पता ही हमें, अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर हैं, ठीक है, जो कि स्किल नहीं है, उनको भी काम मिल सकता है इसके अंदर। पॉवर्टी गरीब करना इसका टारगेट था, अनएम्प्लॉयमेंट को घटाना, और रूरल लाइवलीहुड के लिए सिक्योरिटी लाना, यानी गांव के लोग वगैरह के लिए जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए उनको। ठीक है, जिससे कि उनकी लाइवलीहुड चलती रहे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जहाँ पे कह रहा है कि टूरिज्म को हमें ट्रेड भी क्यों बोलते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, टूरिज्म तो हमें पता है, घूमना फिरना, आना जाना, कहीं भी टूरिज्म कहलाता है, लेकिन उसे ट्रेड भी और व्यापार हो रहा है किस तरीके से। टूरिज्म को ट्रेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर चीज़ों का खरीदना और बेचना चलता रहता है। देखिए सर्विसेज, सर्विस मतलब जैसे टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं तो वो पैसा खर्च करता है किन सर्विसेज पे? ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, होटल्स पे, फूड पे, शॉपिंग पे, एंटरटेनमेंट पे। तो इससे क्या होता है? पैसों का लेन देन चल रहा है। इससे क्या हो रहा है? आपका मनी जो एक्सचेंज हो रहा है सर्विसेज के लिए, जैसे कि टूरिज्म जो है एक ट्रेड का ही पार्ट बन जाता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं यहाँ पे, एक टूरिस्ट जैसे कि गोवा गया है तो वो होटल का स्टे देगा, टैक्सी की सर्विसेज के पैसे देगा, मील्स के पैसे देगा, तो ये ट्रेड की तरह ही तो हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, और इससे क्या होता है? आपका ज़्यादा इंप्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। ठीक है, और आपका जो ये ट्रेड है किसके अंदर आता है? आपका सॉरी टूरिज्म किसके अंदर आता है? जो आपका टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि ये इसके अंदर भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कोई घूमने आता है उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के बीच में क्या डिफरेंस है। क्रेडिट मतलब क्या? पैसों की बात कर रहे हैं, पैसा हमें मिलेगा कुछ करने के लिए, उसे क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, कुछ काम करना है उसके लिए। अब यहाँ पे फॉर्मल मतलब कुछ अच्छे तरीके हैं, जैसे कि बैंक से ऑफिशियली हमें पैसा मिलता है, क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं। इनफॉर्मल यानी कि गलत तरीके, जो कि हमारे लिए सही प्रैक्टिसेस नहीं है, और समझते हैं इस चीज़ को क्या है पहले। देखो फॉर्मल से याद रखो, फॉर्मल सिंपल है बैंक, यानी बैंक से जाकर प्रॉपर्ली आप लोन ले सकते हैं। इनफॉर्मल मतलब जैसे कि मनी लेंडर्स होते हैं, मनी लेंडर क्या करते हैं? धोखाधड़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाते हैं और लूटते हैं लोगों को। ठीक है, उसके बदले वो कोलेक्टर भी लेते हैं गरीब लोगों से। तो फॉर्मल सोर्सेज लोन्स की बात करें तो फॉर्मल सोर्सेज में जैसे कि गवर्नमेंट रजिस्टर्स जगहों से आप लेते हैं, जैसे कि बैंक वगैरह हो गए, जहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशन प्रॉपरली फॉलो किए जाते हैं। इनफॉर्मल में क्या होता है कि स्मॉल स्केटर्ड यूनिट हो सकती है कहीं भी। ठीक है, मतलब जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं है, ऐसे लोग हो सकते हैं जिन पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, वो लोग लॉज वगैरह फॉलो नहीं करते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं जो उनका मन में आता है। सोशल वेलफेयर इज द प्राइमरी मोटिव फॉर फॉर्मल सोर्सेज। फॉर्मल सोर्सेज के थ्रू जो आप क्रेडिट लेते हैं उसमें क्या रहता है? आपका सोशल वेलफेयर पे मेनली फोकस रहता है, आपका भी और जो लोग दे रहे हैं उनका भी, कि कुछ कल्याण के लिए इस पैसे का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे क्या होता है इस वाले केस के अंदर इनफॉर्मल में, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग में ध्यान देते हैं कि ज्यादा ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, यानी जो ये मोटो व्यक्ति दिख रहा है यहाँ पे, ये अपना खुद का फायदा देखेगा ना, अपना पर्सनल प्रॉफिट देखेगा। इस टर्म को याद रखना, पर्सनल प्रॉफिट देखेगा अपना वो। ठीक है, उसके अलावा जो आपके बैंक्स वगैरह उनको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है क्रेडिट सोर्सेज को। तो यहाँ पे एक प्रॉपर मेंटेनेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपके साथ क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है।
ठीक है, यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। फॉर्मल सोर्सेज के अंदर लोअर इंटरेस्ट रेट होता है, यानी कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल सकता है अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट लगाए जाएंगे अपने हिसाब से, जितना चाहे उतना लूटा जा सकता है। एग्जाम्पल इसका बैंक और कॉपरेटिव्स, एग्जाम्पल यहाँ मनी लेंडर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, व्यापारी वगैरह, वर्कर्स हो गए, रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार वगैरह भी हो सकते, दोस्त भी हो सकते, जिससे आपने लोन लिया, मतलब पैसे मांगे दोस्त से, दोस्त ने बोला अब तो भाई तेरे को ब्याज के साथ देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जहाँ पे हमें इसको करेक्टली मैच करना है, बताना कौन सा करेक्टली मैच हो रहा है बेसिकली। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि लार्ज पैचेस ऑफ लैंड के ऊपर क्या की जाती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो ऐसा नहीं है मतलब स्मॉल स्केल का लैंड होगा उस पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली की जाती है, उस सॉरी गलती होगी। देखो प्रिमिटिव मतलब होता है जिसके अंदर प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल होता है, इसको मैंने डिस्कस नहीं किया, कर लेंगे अगले पार्ट में अगर इसमें नहीं किया तो। प्रिमिटिव मतलब इसके अंदर पुराने चलते आ रहे जो पुराने समय के जो टूल्स वगैरह बने उनका इस्तेमाल किया जाता है, उसको प्रिमिटिव बोलते हैं। तो इसलिए ये तो आंसर नहीं हो सकता। इंटेंसिव तो हमने पढ़ा ही था, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है जहाँ पे सिंगल क्रॉप प्रोटेक्शन तो कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, बहुत सारी मल्टीपल क्रॉप्स उगाई जाती है लोगों के लिए। कमर्शियल फार्मिंग के अंदर क्या होता है, हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही। कमर्शियल फार्मिंग में ज़्यादा से ज़्यादा अभी मॉडर्न जो आपके केमिकल्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है। प्लांटेशन फार्मिंग जो है स्मॉल लैंड पे होती है, बिल्कुल गलत है। प्लांटेशन फार्मिंग बहुत बड़े बड़े लैंड्स पे की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी जो होती है हमारी, डेमोक्रेसी के अंदर कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी जो होती है इसके अंदर आपको सभी सिटीजन्स को इक्वालिटी मिलती है। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि प्रत्येक इंडिविजुअल की भी कुछ रिस्पेक्ट है, वो आपको डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिलती है। डिसीजन मेकिंग जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, इंप्रूव डिसीजन क्वालिटी होती है हमारी। यहाँ पे जो है ऐसे मेथड बनाए गए जिससे कि कोई से भी विवाद अगर खड़ा होता है उसको सुलझाया जा सकता है। इट अलाउ रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स, यानी कोई सी गलती अगर होगी उस गलती को सुधारा भी जा सकता है डेमोक्रेसी के अंदर। अब यहाँ पे एमसीक्यू देखने में कह रहे हैं कि इसमें कौन सी बात सही नहीं है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, बिल्कुल सही बात है, प्रॉपर गवर्नमेंट होती है जो कि रिस्पॉन्सिव भी होती है, जिसपे कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको हमें रिप्लाई करना पड़ेगा अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, ये बात भी सही है। इट डजेंट अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक, ये तो गलत हो गया। अभी मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी गलती है तो सुधारा जा सकता है, यहाँ कह रहा नहीं है रूम, ये तो बात गलत होगी ना, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें सही हो जाना चाहिए कि नॉट पूछा था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कोलेट्रल होता है क्या और क्या कारण है कि जो गरीब लोग हैं वो लोन नहीं ले पाते बैंक से। ठीक है, तो कोलेट्रल जो है, कोलेट्रल क्या है, एक एसेट है। एसेट मतलब प्रॉपर्टी या फिर कोई सा भी कीमती सामान होता है जो कि जो मनी लेंडर है वो आपसे ले लेता है कि यार ये अपने घर का ना ये सामान देके चला जा और पैसे लेके चला जा, कल को अगर तू लोन नहीं दे पाया तो मैं तेरे से तेरा सामान ले लूंगा। ठीक है, उससे कोलेट्रल बोलते हैं, ईजी। ठीक है, तो इसको आप एज अ सिक्योरिटी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर बोरोवर फेल हो जाता है, बोरोवर मतलब जो लोन लेने वाला व्यक्ति है, अगर उसको नहीं पे कर पाता है तो बैंक के पास अधिकार है कि वो कोलेट्रल रिकवर कर सकता है। अब कोलेट्रल में कहने का मतलब क्या है, देखो कोलेट्रल जो इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है कल को सच में कोई व्यक्ति पैसा नहीं पे कर पा रहा है, वो केपेबल था स्टार्टिंग में लेकिन अब केपेबल नहीं है, तो कोलेट्रल से बच सकता है, कोलेट्रल दे देगा तो काम हो जाएगा उसका। लेकिन अब जैसे जो पुअर लोग हैं, जो पहले ही गरीब है, उस बेचारे पे कोलेट्रल तो है नहीं, कोलेट्रल है नहीं, तो वो तो फंस गया ना, वो बैंक में जाकर क्या ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएगा। हालांकि अगर बात करें एग्जांपल की, तो लैंड हो गया, हाउस हो गया, गोल्ड हो गया, फिक्स डिपॉजिट, व्हीकल्स वगैरह, जैसे अगर आप लोन लेने जाते हैं कभी भी तो आप इन चीज़ों को बता सकते हैं मेरे पास ये है और आप इसमें से कुछ भी उठा लेना अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो। ठीक है, बस मुझे मत उठाना। अब रीजंस की अगर बात करें तो रीजंस कौन कौन से, लैक ऑफ एसेट्स। ठीक है, एसेट्स मतलब एसेट्स, लैक ऑफ एसेट्स मतलब है कि पुअर के पास तो यार कोई सामान है नहीं देने के लिए, तो वो देगा क्या। रिस्क फॉर बैंक, अब बैंक के लिए भी रिस्क है। अब बैंक को थोड़ी ना पता है कि गरीब व्यक्ति जो है उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते वो लोग गरीब व्यक्तियों पे, मतलब मैं वैसे नहीं डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि गरीब लोगों पे उनका ट्रस्ट नहीं हो सकता, कल को सामान नहीं दे पाया, मतलब पैसे नहीं दे पाए तो क्या करेंगे वो लोग, तो उसके पास तो कोलेटरल है नहीं जमा करने के लिए। और स्ट्रिक्ट बैंकिंग के रूल्स होते हैं बैंक में, पता है आपको, स्ट्रिक्ट रूल्स है, राइट, पैसा देना है तो इतने टाइम पे देना ही देना है, वो सब भी फॉलो होता है ये बैंक के अंदर, इस वजह से गरीब तो गरीब ही रह जाएगा। उसके अलावा डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स, अब होता है क्या, बेचारे गरीबों को मनी लेंडर्स पर डिपेंड होना पड़ता है क्योंकि बैंक तो उनको रिजेक्ट कर ही देगा। ठीक है, बैंक उनको ठुकरा देगा तो फिर उनको मनी लेंडर के पास दोबारा जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें कि आपको चूज करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कौन सी टर्म जो है सही होगी यहाँ पे। ओके, तो इंडिया के अंदर कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है ये बात, और जितनी भी कम्युनिटी है सबके पास अपना अपना फ्रीडम है, सब अपना अपना प्रचार वगैरह कर सकते हैं धर्म का। ये बात किसके अंदर कही गई है, देखो जब बात करते हैं कि इंडिया हमारे, इंडिया जो कंट्री है उसके धर्म का कोई लेने देना नहीं है, इंडिया हमारी कैसी कंट्री, सेक्युलर कंट्री, कैसी कंट्री है, सेक्युलर, तो सेक्युलर इसका आंसर हो जाएगा। बाकी टर्म का मतलब भी समझ लेते हैं इस पर अगर क्वेश्चन आ गया तो। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, यानी इंडिया पे जो राज करेगा जो भी व्यक्ति होगा उसको मतलब इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि किंग या क्वीन आ गया कोई सा कि किसी का बेटा उसको बना दिया उठा गया, ऐसा नहीं होता, वोटिंग वगैरह होती है प्रॉपर, तो इसको रिपब्लिक बोलता है जहाँ पे हेड हमारा चूज किया जाता है। सोवर्जन का मतलब बताया था अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कंट्री इंडिपेंडेंट है, खुद के डिसीजन ले सकती है, कोई भी बाहर से कोई नहीं बोलेगा अंदर। ठीक है,
हमारे मैटर में कोई नहीं बोलेगा, हम खुद ही चूज़ करेंगे जो हमें करना है। तो वी आर सवर्जन। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि देखो डिस्ट्रीब्यूशन करना वेल्थ और रिसोर्सेज का इक्वली, जिससे कि अब ये ना रहे कि कोई एक व्यक्ति बहुत ऊपर है, कोई व्यक्ति बहुत नीचे है। हालांकि ये सब कहने की बात है सोशलिस्ट, लेकिन हमें सिर्फ आंसर्स के अकॉर्डिंग देखना है, तो सोशलिस्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सोशलिस्ट जैसा वैसे एक्चुअली में कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है। एक असर्शन रीजन है यहाँ पे, इसको हम बाद में करेंगे, स्किप करते हैं अभी। इस एमसीक्यू करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कौन सा एग्जांपल है ऑर्गेनाइज सेक्टर का। ऑर्गेनाइज मतलब सुव्यवस्थित सेक्टर, यानी अच्छे से वहाँ पे काम होता है सब कुछ। एक फार्मर है जो कि खेतों की सिंचाई कर रहा है, तो क्या वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है? बिल्कुल भी नहीं। एक हैंडलूम वीवर है जो कि अपने घर में काम कर रहा है, वो कोई मतलब नहीं उसका। एक हेड लोड वर्कर कैरिंग सीमेंट, सीमेंट उठा के कोई लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। अ टीचर टेकिंग क्लासेस इन गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी स्कूल में टीचर जो क्लास ले रहा है, बिल्कुल से आंसर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, यहाँ उसको प्रॉपर छुट्टी मिलेगी, प्रॉपर पैसे मिलेगा, ठीक है, सारे इंसेंटिव वगैरह मिलेंगे, जो भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में डिफरेंस क्या है। पहले तो ये नॉन रिन्यूएबल है, ये रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब बार बार बना सकते हैं इसको, ठीक है। और ये आपका इनएग्जॉस्टिबल है, ये आपका इनएग्जॉस्टिबल है, और ये वाला आपका एग्जॉस्टिबल होता है, यानी कि खत्म हो जाएगा आपका। इससे पॉल्यूशन भी होता है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, जैसे कोल हो गया, वुड हो गया, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल में हो गया सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, डिस्कस कर रखी है मैंने पहले भी। यहाँ पे एक पिक्चर देखिए जिसको देख के बताना है कि एंड इन फॉर द इनकम ऑफ द बैंक, ठीक है, कि बैंक जो है पैसा कमाता है कैसे, बैंक खुद कैसे पैसा कमा रहा है। तो इसको देखकर आप समझ सकते हो कि डिपॉजिटर क्या कर रहा है, बैंक के अंदर पैसा जमा कराता है। पैसा जमा कराने पे क्या होता है कि कल को देखो आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, कुछ समय के लिए छोड़ दो पैसा, पैसे जब दोबारा वापस निकालोगे तो आपको पैसे थोड़े से बड़े मिलते हैं, कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको बढ़ के मिलता है, ठीक है। इसे बोलते हैं डिपॉजिटर का काम होता है। बोरोवर क्या करता है, लोन लेता है, लोन लेने के बाद जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट के साथ ब्याज लगता है ना उस पैसे को, फिर वापस बैंक को पे करता है। क्या समझ में आ रहा है हमें कि वो यहाँ से तो इंटरेस्ट कमा रहा है बैंक, यहाँ से इंटरेस्ट पे क्या हो रहा है, पैसा कमा रहा है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लोगों को भी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ कितना पैसा बन रहा है, यहाँ कितना पैसा बन रहा है, उनके बीच का डिफरेंस माइनस कर दोगे तो आपको पता चलेगा बैंक उतना ही कमा रहा है। समझ में आया कुछ? देखो बैंक पैसा कैसे कमा रहा है, इंटरेस्ट से कमाता है। बैंक डिपॉजिटर को इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, और लोन के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है, और हायर चार्ज करता है ना, ज्यादा चार्ज करता है। यहाँ तो बहुत कम देगा, यहाँ तो बहुत कम मिलेगा, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज करेगा लोगों से। समझ में आ रहा है आपको? तो बैंक इनकम कैसे करता है, डिफरेंस होता है उसके इन दो इंटरेस्ट के बीच का। कौन सा? एक डिपॉजिटर का और एक बोरोवर का। बैंक मान लो 4% इंटरेस्ट दे रहा है डिपॉजिटर को, और 10% इंटरेस्ट ले लेता है लोन के ऊपर, तो 10 में 4 का 6% का तो प्रॉफिट बैंक ने कमा लिया, ठीक है। तो देखो डिफरेंस डिफरेंट सब में दिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटर बोरोड के बीच में जो होगा वही आपका सही आंसर होगा। यहाँ दे रखा है व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स, व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना, ये तो गलत है। डिफरेंस इंटरेस्ट बिटवीन चार्ज बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द डिपॉजिटर एंड द बोरोड, ठीक है। देखो पहले आंसर सही है, ठीक है, बाय द बैंक टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यही आपका सही आंसर है पहला वाला, कि डिफरेंस बिटवीन होता है अमाउंट आपका डिपॉजिटेड और बोरोड वाला, उसके बीच में, उससे कमाता है बैंक हमारा पैसा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी पार्टी जिसके अंदर वन पार्टी सिस्टम फॉलो होता है, यानी एक ही पार्टी है, वो ये कि भगवान है उसके अंदर, ठीक है। तो पता यूएस के अंदर तो ऐसा नहीं है, यूके में भी नहीं है, वहाँ सब बाइनरी सिस्टम फॉलो होता है। बाइनरी मतलब दो ऑप्शन मिलते हैं, चूज कर लो कोई सा भी एक। तो सही आंसर क्या है इसके अंदर? चाइना हो जाएगा, ठीक है। चाइना में सिर्फ एक ही सरकार है, वही वहाँ बदमाशी दिखाती है पूरी। हमें बात करते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है। पब्लिक मतलब क्या है? पब्लिक मतलब जो कि पब्लिक मतलब क्या, लोग किसके अंडर आते हैं? सरकार के अंदर, तो जो सरकार मैनेज करती है पब्लिक होता है, ठीक है। इसका मेन एम क्या है पब्लिक सेक्टर का? कि लोगों का कल्याण करना, लोगों का भला हो, बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फूड सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल के लिए इंडियन रेलवे भारतीय रेल हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गया, बीएसएनएल हो गया। बीएसएनएल कौन ही यूज़ करता है, लेकिन कोई नहीं, पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है इंडिविजुअल्स द्वारा, यानी कोई एक व्यक्ति या फिर कुछ लोगों का ग्रुप हो सकता है जो कि उसको मैनेज करता है, ना कि सरकार, ठीक है। और मेन एम क्या होता है? इसको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, इनको फायदा देखना है अपना ज़्यादा से ज़्यादा। और इस सेक्टर में क्या होता है कि कंज्यूमर गुड्स अच्छे खासे प्रोवाइड होते हैं लोगों को, और मतलब इनको एजुकेशन से मतलब नहीं है, ना इनको हेल्थ से मतलब है, ना इनको किसी की सिक्योरिटी से मतलब है, इनको सिर्फ अपने आइटम जो ये लोग बना रहे हैं उसको प्रोवाइड कराने से मतलब है, जैसे कि रिलायंस होगी, टिस्को होगी। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि प्राइवेट सेक्टर भी ज़्यादा बूम कर रहा है। वो किस लिए करता है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बस ये बता रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर इसलिए ज़्यादा बूम कर रहा है क्योंकि जो सरकार है वो तो ढंग से काम कर नहीं रही, ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर ही अच्छा काम कर रहा है, ये भी एक रीज़न है इसके पीछे। ग्लोबलाइजेशन जो है हमारा एक रैपिड इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। रैपिड इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट मतलब सब एक साथ जुड़ रहा है, ठीक है, मिल रहा है, कंट्रीज मिल रही है आपस में। ऐसा क्यों हो रहा है, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ में, ठीक है। तो सबको पता है कि हमारा कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सबकी मदद से हो रहा है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा तो उसमें भी चीज डिस्कस कर रखी थी हमने, लेकिन वहाँ टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करी थी, इंपॉर्टेंट था वहाँ भी, ठीक है। तो गुड सर्विसेज, इन्फॉर्मेशन वगैरह आइडियाज हम शेयर करते हैं,
ठीक है, जिसके चलते होता क्या है कि हमारी प्रोडक्ट्स हो गए, सर्विस इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और ट्रांसपोर्टेशन हमारे इंप्रूव हो चुका है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुकी है। ठीक है, एमएनसीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझेंगे इस बात को। देखो एमएनसी जो है हमारी, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि अलग अलग कंट्रीज में काम करती है सामान को बेचने के लिए, कॉमन सी बात है ये तो। ठीक है, अब जैसे कि एप्पल है, ठीक है, एप्पल एप्पल जो कंपनी है वो कहाँ की है, यूएस की है, यूएस के प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, और उसको इंडिया में बेचा जाता है। ठीक है, और उसके मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स वगैरह कहाँ से होते हैं, चाइना से होते हैं, अदर कंट्री से भी होते हैं। ठीक है, सामान लो कहीं से बनाओ कहीं पे, क्या फर्क पड़ रहा है, सब कुछ इंडिया के अंदर बिक जाता है एट द एंड। ठीक है, इंडिया खुद तो कुछ बना नहीं रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन गुड्स की बात करें, और फॉरेन गुड्स मतलब ठीक है जितना भी बाहर का सामान है, जैसे कि कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, कोरियन में जो कंपनी है सैमसंग, सबको पता है सैमसंग, सैमसंग का बहुत तगड़ा मार्केट है। ठीक है, तो इंडियन मार्केट में सामान उसका सेल हो रहा है। जैपनीज व्हीकल की कंपनी टोयोटा, टोयोटा की कार्स आती है, ठीक है, वो सेल होती है यहाँ पे, सबको पता है। आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है, कंपनीज जो है, जो कंपनीज क्या करती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहाँ से कैसे कैसे काम लेके जाती है, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट का काम हो गया, सॉफ्टवेयर सर्विस का काम हो गया, ऐसी कंट्रीज में लेके आती हैं जैसे कि इंडिया में लेके आती हैं, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड लेबर और सस्ते में काम निपट जाता है लोगों का। ठीक है, बैठा देते कॉल सेंटर पे, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, तो वो सब कुछ होता है, आउटसोर्सिंग वो सर्विसेज करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, बेसिकली एक्सप्लोइट भी कर रही तरीके से यहाँ पे आके देखा जाए तो, हालांकि उसका एक्सप्लोइटेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है उससे हमारा। यहाँ पे एक क्या मैचिंग है, मैचिंग देख लेते हैं कि कौन सी आपकी किस टाइप की क्रॉप है। तो देखो यहाँ पे जो आपका रागी है, रागी मिलेट क्रॉप होता है। ठीक है, रागी कैसा क्रॉप, मिलेट हो गया, मिलेट मतलब क्या, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, सब कुछ आपको मिलेट क्रॉप होता है, याद रखना है आपको। टी कैसा है, टी बेवरेज है, बेवरेज मतलब क्या होता है, बेवरेज का मतलब होता है जो भी ऐसे क्रॉप्स है जिनको कि मतलब बाद में ड्रिंक किया जा सकता है, ऐसा पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो टी हो गया, यानी कि थर्ड का बी सेकंड का ये, थर्ड का बी सेकंड का ये, इसके अंदर गया तो आपका ये आंसर सही हो जाना चाहिए, सिंपल है। बाकी फॉडर क्रॉप क्या होती है, फॉडर मतलब होता है जो कि चारा के रूप में इस्तेमाल, जैसे कि गायों को डाला जाता है खाने पीने के लिए, खाने के लिए मतलब, ठीक है, वो चारा होता है, फॉडर क्रॉप से बोला जाता है। तो फूड एंड फॉडर वाली कौन सी हमारी, वीट है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है एमसीक्यू का, सॉइल बताना है, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, जहाँ पे कह रहा है कि आपको फॉर्मेशन बताना है यूनाइटेड किंगडम का ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि अपना जो इंग्लैंड है आज की डेट में, अपना प्रॉपर वही, ठीक है, पता है सबको, अंग्रेजों की बात कर रहे हैं हम, उनका प्रोसेस किस प्रकार से बताना है हमें कि फॉर्म हुआ उनका प्रोसेस, सब कुछ। ठीक है, तो शॉर्ट में बताया जाए आपको, तो पहले इंग्लैंड और वेल्स साथ में यूनाइट हो गए थे, मतलब एक साथ हो गए थे 16 सेंचुरी के टाइम पे। चलो इसको हटा दें, पहले इसको समझते हैं। देखो ब्रिटेन जो है वो मतलब स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि सबसे ऊपर का नेशन था अपने टाइम पे। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर क्या था कि अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे, यानी कि इंग्लिश भी रहते थे वहाँ पे, वेल्श भी रहते थे, स्कॉट भी रहते थे, आयरिश भी रहते थे, और उनका खुद का कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। ठीक है, अब ब्रिटेन मतलब क्या है, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन मतलब इंग्लिश लोगों की बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या, धीरे धीरे इंग्लिश जो नेशन था वो वेल्थ के अंदर अच्छा हो गया, पैसा उन पर अच्छा आ गया, उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गई, उनका पावर ज़्यादा बढ़ गया, जिसके चलते उनका जो इन्फ्लुएंस था वो बाकी नेशन पे भी बढ़ने लग गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, इंग्लिश और ज़्यादा पावरफुल होते गए, यानी कि वो कवर करते जाएंगे। 1688 के अंदर इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने इंग्लिश पार्लियामेंट खुद की बना ली और मोनार्की सिस्टम हटा दिया, मोनार्की मतलब राजाओं का सिस्टम हटा दिया वहाँ से। ठीक है, किंग क्वीन का, हालांकि वो बात करेंगे क्या है, उसको छोड़ दो, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम मतलब क्वेश्चन समझो बस। ठीक है, इस चीज़ को हम ग्लोरियस रिवोल्यूशन भी बोलते हैं, जो उन्होंने ये काम किया था अपने टाइम पे, इसको ग्लोरियस रिवोल्यूशन नाम से भी जाना जाता था। 1707 के अंदर एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, यूनियन मतलब साथ में मिल गए थे। इससे उन्होंने क्या बनाया था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया था। इंग्लैंड ने डोमिनेट कर दिया स्कॉटलैंड को, और आयरलैंड को भी डोमिनेट कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट हुआ करती थी, उसको इंग्लिश मेंबर्स के द्वारा डोमिनेट कर दिया गया, यहाँ पे इंग्लिश वाले लोग ज्यादा हो गए वहां पे। ठीक है, अब यूनाइटेड किंगडम का जो आपका फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ये आपका कोई अचानक से नहीं हुआ है, ये बहुत लंबा प्रोसेस था। ठीक है, इसके अलावा कोई सा भी पॉइंट लिख सकते हो, सीबीएसई आसाम से कहता है। हालांकि आशा बात समझ ले तो याद रखना है, इंग्लैंड और वेल्स आपके यूनाइट हुए थे। ठीक है, यूनियन आपका इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का 1707 वाला इंपॉर्टेंट है, 1688 और 1707 जरूर मेंशन करना है। उसके अलावा डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश कल्चर अब बताना है आंसर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। ठीक है, डोमिनेंस मतलब इंग्लिश कल्चर बढ़ने लग गया ना, अब जब उनका कल्चर बढ़ने लग गया, उनकी इंग्लिश मतलब पार्लियामेंट के अंदर उनके ज़्यादा लोग हो गए, कल्चर उनका ज़्यादा बढ़ा, लैंग्वेज उनकी डोमिनेट होने लगी, तो स्कॉटिश वगैरह बाकी जितने तो वो तो खुद ही खत्म होने लगेंगे, और टेक ओवर हो गया उनके ऊपर इंग्लिश सिस्टम का। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है, इतना बस याद रखो, ईजी है। सॉइल टाइप बात कर लेते हैं, कोई सी भी सॉइल है उसको कैसे पहचानेंगे, क्या तरीके हो सकते हैं पहचानने के। तो एलुवियल सॉइल जो होती है, एलुवियल सॉइल को याद रखना है रिवर से। ठीक है,
यानी रिवर सॉइल को लेके आती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है हमारी। नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर पाई जाती है, लाइट होती है, सैंडी होती है, क्ले का मिक्स होता है इसके अंदर। मेजर क्रॉप्स तो हमें सबकी थोड़ी थोड़ी पता ही होनी चाहिए, का राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है। ब्लैक सॉइल की बात करें, ब्लैक सॉइल तो हमें पता है कॉटन के लिए बेस्ट होती है, ठीक है, ब्लैक कलर की होती है और डेक्कन प्लेट्यू के अंदर पाई जाती है। रेड सॉइल की अगर बात करें तो रेड होती है क्यों, क्योंकि इसके अंदर आयरन कंटेंट पाया जाता है, रेडिश कलर की होती है। साउदर्न और ईस्टर्न इंडिया की तरफ पाई जाती है। साउदर्न नीचे वाला एरिया, ईस्टर्न जो इधर का एरिया है अपना इंडिया का, ठीक है। मतलब ये क्या बना दिया, मैप है, चलो ठीक है। तो ये ईस्टर्न वाला एरिया और ये साउदर्न वाला एरिया, इधर पाई जाती है रेड सॉइल, ठीक है। लेटराइट की अगर बात करें, लेटराइट हैवी रेन वॉशेस न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसके अंदर से न्यूट्रिएंट गायब हो जाते हैं, ऐसे याद रख लो इसको। हार्ड होती है, रेडिश ब्राउन होती है। इस पर टी, कॉफी, कैशू, ये तीनों इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप से पता होना चाहिए लेटराइट सॉइल के लिए। वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है और हिल्स की तरफ पाई जाती है, क्योंकि हिल्स में हमारी टी, कॉफी वगैरह होती है, सब याद रख सकते हैं। एरिड मतलब बात करें, एरिड मतलब सूखी हुई, ड्राई रीजन में, डेजर्टेड, ठीक है। डेजर्ट की बात करें, सैंडी सॉल्टी, ठीक है, सैंडी एरिया होगा, सॉल्टी होगा, ठीक है। और इसका होना चाहिए राजस्थान होना चाहिए, राजस्थान में होगी एरिड सॉइल हमारी। अब सॉइल का क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पे सॉइल के टाइप को पहचानना है। इट इज वाइडली स्प्रेड इन इंपॉर्टेंट सॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एलिबल सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइस भी तो उगा रहे, व्हीट भी तो उगा रहे, उसके अंदर तो इंपॉर्टेंट था ही। नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स आ गया, मेन एरिया बताया नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि आंसर आपका एलिबल सॉइल हो जाना चाहिए। कंसिस्ट करती है, सिल्ट होता है, क्ले होता है, सैंड होता है, तो देखो सैंड, क्ले होता है, ठीक है। तो इससे आपको पता लग गया एलिबल सॉइल इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, जहाँ पे कह रहा था कि एरियाज विद हाई टेम्परेचर में होती है सॉइल ये, और इंटेंस लीचिंग वजह ड्यू टू हैवी रेन की वजह से ह्यूमस कंटेंट बहुत लो होता है इसके अंदर। कहाँ गया, देखो ये रहा हैवी रेन, ठीक है। हैवी रेन से याद रखेंगे, हैवी रेन से कौन सी सॉइल हो जाएगी यहाँ पे, लेटराइट सॉइल हो जाएगी, ठीक है। तो हमने अब तक काफ़ी कुछ कवर यहाँ पे कर लिया है। आपको करना क्या है, सभी चीज़ों को अच्छे से रिकॉल करते रहना है, रिवाइज करते रहोगे, तभी आपको जो चीज़ें रिटेन रहेंगी और आप इजीली उनका आंसर कर पा रहे होंगे। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। कोशिश करूंगा कि टाइमली नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड हमारा हो जाए। यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से रिकॉल करना है, जिस ऑर्डर में बताया गया वैसे याद रखना है, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों को लिखना है, इन्हीं की टर्म्स को यूज़ करना है, जिससे आपको जो है मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलेगा अपने एग्जाम के अंदर। और रही बात कि अगर इस सीरीज में से कितना आएगा, मतलब ये होता है ना, एक डाउट भी हो जाता है कि इसको करने से फ़ायदा क्या है। तो पहली बात देखो, याद रखो, आपका जो पेपर है आपका, वो 60 to 70% आपका हमेशा रिपीट हो जाता है, ठीक है। 60 to 70% आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा, तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर पा रहे होंगे। अगर हम आसपास की चीज़ों को भी कवर कर रहे हैं, जिससे कि मैक्सिमम आपको जो आउटपुट निकल के आ रहा हो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।